प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। स्वागत करता हूं आप सभी का एक स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, ये पहली बार एक स्पेशल एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं और इस एपिसोड में हमारे साथ कोई क्रिश्चियन ऑथर या क्रिश्चियन स्कॉलर नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि हम इस शो में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर संजय सोनावनी। इन्होंने लगभग 94 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में, और इनको अगर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना है तो ये वेल रिनाउंड हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट हैं। और इनके किताब जो हैं काफ़ी जॉनर्स में आपको मिलेंगे, पोएम, कविताएं, नॉवेल्स, एक्ट्स, थिएटर्स, पॉलिटिक्स। लेकिन एक किताब मुझे बहुत बेहतरीन लगा क्योंकि आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा इंडस गागर सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करो, और 2018 से मैं आपको एक किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। आज उसी के ऑथर हमारे साथ हैं मिस्टर संजय सोनावनी। थैंक यू सो मच सर हमारे न्योता को एक्सेप्ट करने के लिए, और बहुत खुशी हुई कि आपने अपना समय दिया। तो आज जो है आप जिस किताब को लिखे हैं, ओरिजिन्स ऑफ वैदिक रिलीजन एंड इंडस गागर सिविलाइजेशन, इसी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके समय के लिए। तो सर कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और अगर आप कंफर्टेबल है तो वो सवालों का जवाब थोड़ा संक्षेप में देंगे तो हमारे ऑडियंस को इतिहास को और एकेडमिक को समझने में आसानी होगी। जो ये बुक मैं पढ़ रहा था, मुझे एक थोड़ा सा अलग ही फील आया क्योंकि जब मैं ये वैदिक रिलीजन के बारे में या फिर इंडस सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहा था, काफ़ी सारे थियरीज आ रहे थे। आर्यंस इन्वेड किए, आर्यंस माइग्रेट हुए, वन नेशन, वन रिलीजन, वन कल्चर। तो सर ये आपका जो है ना, ये टोटली हटके है सभी क्लेम से। तो आप इस किताब का जो रिसर्च है आपने क्यों शुरू किया, कुछ बैकग्राउंड बता सकते हैं आप? जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी कंफ्यूजन था जी, माइग्रेशन थ्योरी, इन्वेजन थ्योरी एंड इंडिजिनस आर्यन थ्योरी, जो यहाँ के आरएसएस के लोग हमेशा लगातार रटते जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि आर्य यहाँ के थे, यहाँ से यूरोप तक गए। यूरोपियन स्कॉलर्स कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस ने पहले माइग्रेशन क्या कहते, इन्वेजन क्या कहते थे, बाद में माइग्रेशन क्या कहने लगे, बाद में ट्रिकल डाउन थ्योरी से यानी कि हिस्से हिस्से में वो अलग अलग समय पर भारत आए, ऐसा कहने लगे। मैं ये सोचा कि इतना एक ही थ्योरी है कि आर्यन यहाँ के है या नहीं है, नंबर वन, और वो माइग्रेशन क्या है, इन्वेजन क्या, और 150 साल हो गए लगभग। 150 सालों में इसका आज तक जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, ये जो रेशियल थ्योरी है कि आर्यन रेस, ये वेदर इट इज ट्रू और नॉट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। कि एक बार 1952 में जिनेवा की परिषद में ये डिक्लेरेशन आया है कि वंश नाम की कोई थ्योरी नहीं है। अच्छा, कोई वंश नहीं है। सारे जो पृथ्वी पर जो भी इंसान आज रह रहे हैं, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ होमोसेपियंस। सो देयर इज नो रेशियल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन। जो भी जो कलर में या ऊंचाई या तो थोड़े बहुत फर्क दिखते हैं, उनकी खान पान पद्धति, उनका माहौल, उनका जो जियोलॉजी है वो अलग अलग होती है ना, बहुत अलग अलग होता है। तो उससे वो फर्क आए हैं। मगर अगर हमारे पूर्वज अगर हम देखेंगे तो होमोसेपियन ही है। तो इतना होने के बावजूद भी ये लोग आर्यन शब्द की रट क्यों लगा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, सरस्वती नदी जो है जी, ये कभी कहते हैं वो घग्गर नदी ही सरस्वती है, कभी कहते हैं कि अफगानिस्तान की है। तो असलियत क्या है, ये सवाल था। तो मेरे ध्यान में आया कि आज तक जो हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री हमारे सामने आई है वो बायस्ड है। अच्छा, और बायस होने की वजह से क्या हो गया है कि कुछ सबूत जो सामने दिख रहे हैं उसका मतलब बहुत अलग ढंग से निकालने की कोशिश की गई है। ऋग्वेद के अर्थ भी अलग अलग ढंग से लगाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अपना मुद्दा आगे ले जाने के लिए लोग करते हैं ना कि शब्दों के अर्थ बदल देते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं उसके। तो ये सारा कंफ्यूजन है। तो सही क्या है, इन्वेजन हुआ या नहीं हुआ, माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ, ये रिलीजन यहाँ का है या नहीं है, सरस्वती नदी यहाँ की है या नहीं है, और अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या संबंध है जी। ये जो सारे सवाल है, ये सारे सवालों को जो मैं स्टडी करने लगा, फिर अलग अलग
ढंग से स्टडी करने लगा और फिर सोचा, जो तथ्य सामने आने लगे तो सोचा कि इसके ऊपर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा लोगों में कंफ्यूजन है। उससे पहले मुझे क्या लगता था कि जो मुझे समझता है वो लोगों को भी समझ में आया होगा, मगर मेरे ध्यान में आया कि नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं, उन्होंने इस ढंग से इस तरफ देखा ही नहीं है, और वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड थ्योरीज को ही प्रमाण मानकर चल रहे हैं और झगड़ रहे हैं। इसलिए किताब लिखने की प्रेरणा मिली और एक किताब लिखी। वाह, सो मतलब आप एक हिस्टोरियन के नजरिए से आपने ये, और एक एकेडमिशियन के नजरिए से आपने ये इशू को देखा। Yes. और आपने एक सही पॉइंट बताया, अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा उसमें एलेबोरेट में करना चाहूंगा। आज जब भी धर्म की बात आती है, रिलीजन की बात आती है, उसको पॉलिटिक्स से मिस कर दिया जाता है, और जैसे आपने कहा कि अपने मत को आगे रखने के लिए काफी चीजें छुपाई जाती हैं। तो एक अनबायस्ड रिसर्च को आगे लाना, एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन को आगे लाना एक बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है उस समय में, जहां पर आपका सोर्सेस सब खिचड़ी बना हुआ है, मिक्स हुआ है। अब सर, आपने उस खिचड़ी बने हुए अनबायस्ड सोर्स में से आपने निकाल कर जो ये रिसर्च किया है, काफी अप्रिशिएटेबल है। थैंक यू सो मच कि एटलीस्ट आज भी कुछ ऑनेस्ट हिस्टोरियंस हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, जो दोनों चीज को मिक्स नहीं करते हैं कि भाई हिस्ट्री अपने जगह पे, हमारी मान्यता हमारे जगह पे। तो सर, जैसे वापस से मैं वही सवाल में आना चाहता हूं, आज इस भारत देश में लोग हिंदुत्व इस को शब्द को ज्यादा महत्व देते हैं, और ज्यादातर इस बात को बढ़ावा दिया जाता है, एक देश, एक धर्म, एक संस्कृति, वन कल्चर। तो एक हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव से आपने जो इतना रिसर्च किया, आपको क्या लगता है कि ये इस स्टेटमेंट में और इस बयान में क्या वैल्यू है? बेसिकली ये स्टेटमेंट ही पॉलिटिकल है बेसिकली। क्योंकि इस देश में एक कल्चर, एक रिलीजन ऐसा हो नहीं सकता, वो है भी नहीं, ये रियलिटी है। ये जो हिंदुत्व की जब बात करते हैं, जो खास करके सावरकरवादी और आरएसएस के लोग, तो हिंदुत्व की बात नहीं करते वो लोग, हिंदुत्व के नाम से वैदिकत्व की बात करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि हिंदुत्व का नाम लेके जो भोले भाले हिंदू है उनको गुमराह करेंगे और उनको वैदिक तत्वधारा के बीच में समेट लेंगे। तो वेद महान है, ये जताया जाता है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी और पहली भाषा है, उससे सारी भाषाएं निकली, ये दूसरी बात बताई जाती है। तीसरी बात ये बताई जाती है कि हिंदुस्तान को कल्चर दिया वो वैदिक लोगों ने दिया, और जो भी यहाँ है, यहाँ का है, इंक्लूडिंग इंडस कल्चर, ये सब वैदिकों की है, वैदिकों ने बनाई। आज तक अभी जो राखी गढ़ी में अनुसंधान हुआ, जो शिंदे थे, वसंत शिंदे, डॉक्टर वसंत शिंदे, उन्होंने भी बाहर यही बातें कही, यही बातें लोगों के दिमाग में बस गई। मगर उन्होंने जो प्रबंध लिखा था, जो थीसिस लिखा था, नेचर और साइंस में जो पब्लिश हुआ, उस पर बहुत ही अलग, उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो इतना झूठ क्यों, इतना झूठ क्यों? क्योंकि ये वैदिकत्व, हिंदुत्व की बात है, वैदिकत्व की रही, कल्चर की बात। मैं कहूंगा कि यहाँ दो रिलीजन है, एक वैदिक रिलीजन है और एक हिंदू रिलीजन है। जिन्हें हम बहुजन कहते हैं वो हिंदू है, और जिन्हें हम अभिजन कहते हैं अच्छा, वो वैदिक धर्मीय है। क्योंकि अगर हम धर्म संस्कार की भी बात लेंगे तो वेदोक्त संस्कार होते हैं, वो वैदिकों के लिए होते हैं, बहुजनों के लिए वैदोक्त संस्कार नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल नहीं, उनको पुराणोक्त संस्कार होते हैं। ये आई थिंक सुनने वालों के लिए एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन होगा। यस, ये तांत्रिक संस्कार होते हैं। जो हिंदुओं को जो संस्कार या बहुजनों के ऊपर जो संस्कार होते हैं वो तंत्रोक्त होते हैं, पुराणोक्त होते हैं। अच्छा। वेदोक्त कभी नहीं होते। वेदोक्त की उन्हें कोई अनुमति है ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें वेदों का अधिकार भी नहीं। अगर एक ही धर्म होता था, जैसे क्रिश्चियन हो, किसी भी पंथ का हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो और कोई हो, बाइबल के ऊपर तो सबका अधिकार है। मगर अगर ये लोग जो बोलते हैं कि हिंदू धर्म जो बना है वेदिक धर्म से बना है, तो वेदों का अधिकार सबको होना चाहिए था। सही बात है, वो है नहीं। वेदों का संस्कार सबको होने चाहिए, वो है नहीं। इसका मतलब सीधा साधा साफ साफ है कि ये दो धर्म मूल रूप से अलग है, मगर इनकी संख्या बहुत ही कम है। अच्छा, ये कम संख्या को अपना एक संरक्षक कवच, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करते आए हैं। इसलिए उन्हें राम से लेना देना है, शिव से लेना देना नहीं होता। अच्छा, क्योंकि शिव ये बहुजनों की देवता है। आप किसी भी किले पर जाइए, किसी भी पुरातन जगह पे जाइए, आपको शिवलिंग मिलेगा ही मिलेगा। विष्णु नहीं मिलेगा आपको, इंद्र नहीं मिलेगा आपको, वरुण नहीं मिलेगा आपको, नासत्य वगैरह बाकी उनके 645 देवता है वैदिकों की, एक भी हिंदू उनको पूछता नहीं है।
तो धर्म अलग हो गया। तो ये जो लोग बोलते फिर कल्चर एक कैसे हो गया जी, धर्म अलग हो गए तो कल्चर एक है ही नहीं। और दूसरी बात ऐसे है अपने भारत में कि नॉर्थ ईस्ट है, जी, साउथ है, महाराष्ट्र जैसा बीच का इलाका है जहाँ दोनों कल्चर का संगम हुआ है, और नॉर्थ है। और नॉर्थ में भी कश्मीर अलग पड़ता है, राजस्थान अलग पड़ता है, बंगाल अलग पड़ जाता है, बिहार अलग पड़ जाता है, ओडिशा भी अलग पड़ जाता है। तो कल्चर एक कहाँ है? कल्चर एक हो नहीं सकता, क्योंकि कल्चर अपने अपने भूगर्भ शास्त्र के रूप से, जियोलॉजी के अनुसार, भूगोल के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार कल्चर भी अलग अलग बन जाता है। घर की रचना जो होती है, वास्तुशास्त्र, वो भी अलग अलग बन जाता है। कोकण के घर और महाराष्ट्र के घर एक जैसे नहीं होते, और पश्चिम महाराष्ट्र में जो है वो विदर्भा में नहीं होते या खानदेश में नहीं होते। तो कल्चर कितने कल्चर है इस देश में। तो एक कल्चर की क्या बात करें आप लोग, गलत बात कर रहे हो। राइट, राइट। एक कल्चर है ही नहीं, भाषा भी एक नहीं है। दूसरी बात अभी साउथ में तो द्राविडियन लिंग्विस्टिक ग्रुप की भाषाएं हैं, नॉर्थ में सोकॉल्ड आर्यन ग्रुप की भाषा है। मैं सोकॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि आर्यन ग्रुप की भाषा है ही नहीं। अच्छा, इन्हें वर्चस्ववाद वाले सुप्रीमेसिस्ट मेंटालिटी के जो लोग हैं उन्होंने आर्यन शब्द का बहुत गलत इस्तेमाल किया है। आर्यन शब्द का अर्थ उन्हें लगता है कि जो बहुत ही बुद्धिमान, बुद्धिशाली, सुपरमैन, सुपर ह्यूमन, ऐसी एक प्रजाति है, अलग प्रजाति है। तो वो सबके ऊपर राज करती है, जिसके ऊपर कोई राज नहीं कर सकता। इसलिए जो सुप्रीमेसिज्म, जो फेल्स है, एकदम गलत है, जो बेवकूफी है एक ढंग से। अच्छा। तो भी आज भी आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से शब्द ना ओनली इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस, बट यूरोपियन भी इस्तेमाल करते हैं जी, क्योंकि आर्यन शब्द इनको बहुत अच्छा लगता है अपने सुप्रीमसी दिखाने के लिए। तो एक कल्चर नहीं है, एक भाषा नहीं है। आप संस्कृत की बात करते हो, संस्कृत भारत में कोई बोलता नहीं है, वो तो डेड लैंग्वेज है। बोलते हैं नासा कंप्यूटर में वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाला है, तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। झूठ बोलते हैं। तो इनका सारा जो बेस है वो झूठ के ऊपर खड़ा है, झूठ की बिना पर खड़ा है, इस पे सच्चाई नहीं है। और लोगों की बात क्या होती है कि मुझे लगता था कि मुझे जो समझ रहा है सीरीज सबको समझना चाहिए, मगर लोग सचमुच नहीं समझते। क्योंकि बार बार, जैसे गोबेल्स कहता था ना, एक झूठ 100 बार बताओ तो सच लगने लगता है, वैसा लोगों को यही सच लगने लगा है। तो ये बात है। तो इसलिए किताब लिखना भी जरूरी था, बोलना जरूरी था लगातार। और ये सच है, और उसको झूठला तो कोई आज तक सका नहीं है। ये किताब आके 6 साल हो गए। राइट। उसके बाद भी मैंने काफी किताबें लिखी। तलागिरी ने कोशिश की थी इसके खिलाफ लिखने की, मगर उसको तो मैंने जवाब दे दिया, संजीव सबलोक जी ने भी जवाब दे दिया। तो क्योंकि ये झूठ ही बोलते हैं। राइट। और झूठ को आप सच कर नहीं सकते कभी जिंदगी में। बिल्कुल। तो जैसे आपने वो पॉइंट कहा, जब ये आपका बुक मैं देख ही रहा था, पढ़ ही रहा था, उतने में मुझे वो तलागिरी साहब का किताब का भी आइडिया मिला। फिर मैं एक सेकंड के लिए रुका, मैंने बोला ठीक है, नहीं अब इसका रेफ्यूटेशन देखते हैं। तो उसका रेफ्यूटेशन इतना स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा कि झुटला नहीं पा रहे हैं, कोशिश किया है लेकिन झुटला नहीं पा रहा। और सर आपने एक बात और सही कहा कि आज सोशल मीडिया का इतना दबदबा हो गया है, चीजों को इतना प्रोपोगेंडा के तरीके से वायरल किया जाता है, जो नहीं है उसको आज है करके साबित कर देते हैं। और ऐसे टाइम पे मेरे प्रियो, ये जो किताब है, देखिए स्पेशली अगर आप ये मत सोचना कि हम इस किताब को एंडोर्स कर रहे हैं, हम अनबायस्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम उस रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं जो सर ने जो है मेहनत किया हुआ है। अब आई एम श्योर इसके वजह से आपको काफी सारी चीजों को सुनना भी पड़ा रहेगा। बहुत ज्यादा बहुत गालियां खानी पड़ी, मगर वो सिर्फ फोन करके या सोशल मीडिया में, मगर सिर्फ गालियां कि मैंने कुछ स्टेटमेंट गलत लिखा है या कोई इंफॉर्मेशन गलत लिखी, ऐसा एक ने भी आज तक कोई माइकल लाल नहीं आया ऐसा कहने का कि आपने ये गलत लिखा है, ये ऐसा नहीं है। एकेडमिक पर्सपेक्टिव से मोस्टली आज आते नहीं है, दैट इज द दिक्कत, दैट इज द प्रॉब्लम। सो सर आप अभी अपने डिस्कशन में आपने ये आर्यन थियरीज के बारे में बात किया, तो आप वो डिफरेंस दिखा पा रहे हैं। तो ये जो थियरीज आजकल अभी भी फैल रही हैं, इन्वेजन का, माइग्रेशन का, तो उसमें थोड़ा सा आपके रिसर्च के आधार पर आप थोड़ा लाइट शेयर करना चाहेंगे? रिसर्च के आधार पर देखिए, एक तो आर्य ये वर्ड एज अ रेस हमने यूज करना नहीं चाहिए। अच्छा। आई अपोज दैट, आई अपोज रेसिज्म, आई अपोज कास्टिज्म ऑल्सो, सो दैट इज अ पार्ट। सेकंड थिंग इज, मैं इसकी तरफ कैसे देखता हूँ, हिस्ट्री की तरफ। वैदिक रिलीजन जो बना वो साउथ अफगानिस्तान के, आज का जो साउथ अफगानिस्तान, पुराने जमाने का हेलमंड रिवर का बेसिन, जो जिसका नाम पहले सरस्वती नदी था, वैदिक लिटरेचर में उसे सरस्वती कहा गया है। और
अवेस्ता में उसे हरहवती कहा गया है, क्योंकि साउंड चेंज होने की वजह से स का ह हो जाता है पर्शियन लैंग्वेज में, वो साउंड चेंज है। मगर नाम एक ही है और वो नदी आज भी है। अच्छा। और आज भी उसके किनारे बहुत सारे जो पुरावशेष मिले हैं, पुरातन अवशेष, वो सामने दिखाते हैं इनके कल्चर की वजह से। दूसरी बात ये है कि जो जमात का नाम आए, जो टोलियों के नाम आए हैं ऋग्वेद में, उसमें से 90% टोलियां आज भी उस एरिया में रह रही है। अच्छा। दास दस्यु ये टोलियों के नाम थे। आज दाहिस्तान ये नाम से अफगानिस्तान में आज भी प्रांत है। दूसरे बात कीजिए आप, बलूचिस्तान, जो भलानस नाम से जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, भलानस वो बलूचिस्तान में है। पख्त जो टोली का नाम लिखा है पख्त, जो पख्तूनिस्तान आज भी है। अच्छा। है ना। जो तुर्वंश नाम आया है, तुर्वंश, जो तुर्वंश के जो तुर्क यानी तुर्किस्तान जो आज का है, वो आज भी उधर ही है। बराबर है। तो इनका जो भूगोल है ऋग्वेद का, स्पेशली ऋग्वेद का, वो भूगोल है अफगानिस्तान। वो भारत तो है नहीं। भारतीय जो द्वीप है, द्वीपकल्प है, वो तो है नहीं। तो ये धर्म बना वहां। ये धर्म में अलग अलग टोलियां थी। अवेस्ता के जो धर्म था अहुर माजदा का, जो जरतुष्ट ने उसका रिवाइव किया, वो उसने स्थापन नहीं किया, ही जस्ट रिवाइव्ड दैट रिलीजन, तो वो पहले से ही था। तो दोनों धर्म ग्रंथों में भी समानता बहुत ज्यादा है। अच्छा। ऋग्वेद में जो देवताएं हैं वो वहां असुर है, और वहां जो असुर है वो यहाँ देवताएं हैं। ओके। पूजनीय देवता है। नॉट ओनली दैट, जरतुष्ट का नाम ऋग्वेद में आता है, जरूत करके। अच्छा, वो आता है। नॉट ओनली दैट, जो नोड्यस गौतम नाम का ऋषि है, जो ऋग्वेद का ऋचा लिखी है नोड्यस गौतम ने, वो नोड्योंगा गौतम इस नाम से अवेस्ता में आता है। और नोड्यस गौतम ने जरतुष्ट के साथ वाद विवाद किया, चर्चा की, धर्म चर्चा की, और उसमें वो हार गया, ऐसा अवेस्ता में लिखा है। अच्छा। सच में और कुछ हो सकता है, मगर नाम आया है, बराबर नाम आया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अवेस्ता के रचयिता और अवेस्ता का अहुर माजदा का धर्म रखने वाले लोग, और ऋग्वेद का यज्ञ करने वालों का जो धर्म था, यज्ञ कर्म करने वाला, उनका धर्म आस पास में बगल बगल में जन्मा, बढ़ा, पैदा हुआ। इन दो धर्मों में बहुत सारे लड़ाइयां हुई, उसका जिक्र ऋग्वेद में आया ही है। अच्छा। हाँ, तो फिर भारत में ये लोग कैसे आए? ना इन्वेजन हुआ ना माइग्रेशन हुआ। जब अवेस्ता का धर्म फैलते फैलते सिस्टान या हेलमंड रिवर के बेसिन तक पहुंच गया, काफी राजाओं ने उस धर्म को समर्थन दिया, तो इन वैदिक लोगों को सिमटते 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 उनको कुछ लोग अहुर माजदा धर्मी बन गए। अच्छा। वे पारसी बन गए। कुछ लोगों ने मगर अपने पुराने धर्म से निष्ठा रखकर मगर वहां रह नहीं सकते, उन्हें छोड़ना पड़ा। और वो शरणार्थी के रूप में भारत आए। ये इन्वेजन नहीं कह सकते, इन्वेजन नहीं, माइग्रेशन नहीं कह सकते। राइट। दिस इज जस्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जिंदगी जान बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए भाग जाना, रेफ्यूजी के जैसा, रिफ्यूजी की तरह। यस यस। तो और वो मैं कह नहीं रहा हूं, शतपथ ब्राह्मण ने ये जो मिथ है वो जतन करके रखी है। अच्छा। वो आया कौन? यहाँ आया विदेह माधव और उसका गौतम रहुगन, उसका पुरोहित। अच्छा। और उसके साथ उसका जो कबीला था, 100-150 लोगों का, उतने ही लोग से भारत आए। अच्छा। वो शूद्रों के राज में बसे, शूद्रों का राज था। शूद्र ये वर्ड कैसे आया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शूद्र हिंदू धर्म का चौथा वर्ण है, ये बात नहीं है। अच्छा। ये वहाँ शूद्रों का राज दूसरी तीसरी सदी पहले तक था। अच्छा। अलेक्जेंडर आया, उसने भी लिखा, उसका उनके साथ लड़ाई भी हुई। तो ये सारी बातें तथ्यों के आधार पर तथ्यों के आधार पर है, ये कोई इसमें कोई भी कल्पना नहीं है या तर्क भी नहीं है, ये तर्क के आधार पर है। तो शूद्रों के राज में आए, वहां आके बसे, वहां भी शरणार्थी करके बसे। अच्छा। इसलिए जो पुरुष सूक्त में शूद्रों का वर्णन आता है, एक समाज का एक हिस्सा, वर्ण नहीं। जैसे समाज में मेरे समाज के लोग हैं, उनका मैं जिक्र तो करूंगा ही करूंगा, मैं जिस समाज में रह रहा हूँ उनका भी जिक्र तो आने ही वाला है। एब्सोल्युटली। तो वो आया। और शूद्र असुरों से पैदा हुए, और ये 3 वर्ण जो है इनके वैदिक धर्मों के, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण वैदिक धर्म के हो गए। तो वैदिक धर्म कहाँ रह रहा था? तो शूद्रों के बीच रह रहा था, इसलिए शूद्रों का जिक्र आया।
अच्छा। अदरवाइज शूद्रों को वो पुरुष सूक्त में ओरिजिनली कोई हीन या ऐसा ये रेफरेंस नहीं है, वो बाद में आया। इन्होंने क्या किया, वो शूद्रों के विषय है तो शूद्र शब्द वो बाकी लोगों को भी, भले वो आहिर हो, गुजर हो, आउंडर हो, पौंडर हो, मुतीब हो, शबर हो, द्रविड़ हो, सबको ही उन्होंने शूद्र ही कहलवाया। अच्छा, तो वो एक कॉमन टर्म बन एक गई। यूनिफिकेशन हो गया आइडेंटिटी के लिए। जो एक जमात का नाम था वो सबको मिल गया। अच्छा। जैसे सिंधु नदी के नाम से इंडिया को इंडिया नाम मिल गया ना, राइट राइट है कि नहीं जी। उसका मतलब क्या था, सिर्फ सिंधु नदी से परे जो लोग रह रहे हैं वो सिंधी लोग हैं, हिंदी लोग हैं, राइट और उससे इंडिया नाम बना। मालूम कहाँ था कि साउथ इंडिया कहाँ है, नॉर्थ इंडिया कहाँ है, पूर्व का भारत कैसा है, मालूम भी नहीं था। तो इनका भी ऐसा ही था। अच्छा। तो मनुस्मृति में भी उसके उदाहरण मिलते हैं। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है, जो फिर वो लोग शूद्रों के रास्ते उठकर आर्यावर्त में आए, यानी कि कुरु पांचाल प्रदेश में। तो उन्होंने साफ साफ मनुस्मृति में शुरू में लिखा है कि ये जो 5 राज्य है, अच्छा, कुरु पांचाल मत्स्य, ये जो 5 ऐसे जो छोटे छोटे राज्य अगल बगल में थे, वहां छोड़ के पूरे भारत में शूद्र रहते हैं, यानी कि नॉन वैदिक लोग रहते। वो नॉन वैदिक लोगों को डायरेक्टली शूद्र है, नॉन वैदिक को शूद्र। फिर वो चीनी हो, हुन हो, कुषाण हो, उन सबको उन्होंने शूद्र शब्द यूज किया है। अच्छा। क्योंकि उनको यहाँ का ज्योग्राफी मालूम ही नहीं थी, यहाँ कौन लोग रह रहे हैं ये भी जानकारी नहीं थी, तो स्वाभाविक है। तो उनके अज्ञानतावश जो टर्म्स बनी वो आज भी हम कायम रखे, ये कहाँ से ये है, सयानापन है क्या वहां से? तो नहीं। तो ये हो गया। तो आर्यन इन्वेजन हुआ नहीं है। अच्छा। जो हुआ है वो रिफ्यूजी के तौर पर यहाँ है, और उन्होंने, और उसको माइग्रेशन भी कहना कुछ हद तक सही नहीं है। नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कम लोग थे ना। राइट। माइग्रेशन हमको पता है, जब डेमोग्राफिक माइग्रेशन जब होता है कि पूरी की पूरी जमात, पूरी की पूरी आदमजात, दूसरी जमात ही नहीं, एक जगह से उठकर दूसरी जगह चली जाए तो वो हो गया आपका माइग्रेशन। ये माइग्रेशन तो है नहीं, है ना। ये बहुत अल्पसंख्यक, बहुत कम लोग जो डरे सहमे थे, उन्हें अपनी जान बचानी थी, जो बचा कुचा वेद लेके आए। इसलिए तो कहा जाता है कि 1 लाख स्टांजा का जो ऋग्वेद था वो भूल गए, फिर व्यास ने वो उन्हें कलेक्ट किया, वेद व्यास ने। तो इसलिए तो कहते हैं, क्योंकि सब तितर बितर हो गया। मुझे दया आती है, बात ही नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात किसी के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, मगर उनको ऐसा ना पड़ा। मगर दिखाते क्या है, ये गलत है कि हम सुप्रीम थे। तुम सुप्रीम नहीं थे, तुम भाग के आए हो। तुम सुप्रीम मत कहलाओ। इंसानियत के तौर पर हम एक जैसी ये सब, मगर तुम अगर ये कहोगे कि मैं सुप्रीम हूँ और मैंने आपको अक्ल, बुद्धिमती, भाषा सिखाई, तो मैंने उसका विकसित किया, तो फिर वो गलत हो गया, राइट, फ्रॉम अ कॉमन पर्सपेक्टिव। ग्रेट। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको आप किताब को पढ़िए, क्योंकि सर ने उसमें बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस दिए हैं। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हम उसको संक्षेप में बात कर रहे हैं। सो सर, अभी थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल रहा है मुझे कि ये बैकग्राउंड क्या है, उनका आना कैसे हुआ। तो ये हमारा जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है फिर वो कैसे था? क्योंकि अभी ऐसा तो लग रहा है कि जो कुछ वैदिक रिलीजन है, जो कुछ अभी बताया जा रहा है वही रियल है। तो हमारा एक्चुअल इतिहास क्या था सिविलाइजेशन इंडस का? देखिए, वैदिक रिलीजन यहाँ जो आया, इन लोगों ने उसको प्रचार उसका किया। और कुछ लोगों को यहाँ के जो विद्वान, लोकल विद्वान थे, या जिनको आकर्षण था इनके, क्योंकि यज्ञ धर्म था। और उससे पहले जो हमारा धर्म था हिंदुस्तान का, भारत का, वो धर्म कैसे था, व्यक्तिगत था। अच्छा। उसमें कोई मंदिर नहीं हुआ करते थे। शिवलिंग बनाते थे, वो भी ओपन में रहा करता था। मूर्तियां भी बनाते थे, वो प्रतिमा पूजक भी थे, वो भी ओपन में रहा करता था। ज्यादातर ये लोग तंत्र शास्त्र के आधार पर आगम, जिसे हम आगम कहते हैं, अच्छा। तंत्रागम, शैवागम, शाक्त, ये जो है, तो लिंग और योनि पूजा ये प्रधानता से उत्तर से लेकर दक्षिण तक होती थी। मगर कल्ट बहुत थे। अच्छा। कई ये जो पेड़ है या यक्ष पूजा है, वो भी बहुत होती थी। अच्छा। यक्ष का तो महात्म्य उत्तर में और महाराष्ट्र में भी इतना था कि यक्ष के नाम पर गांव के गांव बसते थे, खेतियों के नाम भी यक्ष के नाम पे थे। अच्छा। तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी यक्षों का महत्व वो कायम रहा। तो ये मगर था धर्म व्यक्तिगत, उसको कोई ऐसा संस्थात्मक स्वरूप नहीं था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं कभी पड़ी थी। क्योंकि वो व्यक्ति प्रणीत धर्म नहीं है, ये लोक धर्म है, जिसे हम कहेंगे ये लोगों का धर्म था, समाज का, आम आदमियों का धर्म। तो
वो व्यक्तिगत रूप में घर में आज भी जो हिंदू होता है उसके घर में पूजा घर होता है। अभी वो तालाबंदी जो है उसका किसी हिंदू को कुछ लगता नहीं है, वो खुलना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जो बेवकूफ लोग हैं ये आरएसएस वाले वही कहते हैं, जिनका उस धर्म से संबंध ही नहीं है। खैर वो बात जाने दे, पॉलिटिकल हो जाएगा। मगर बात यह है कि जो धर्म था, जैसे सिंधु संस्कृति में हमें सबूत मिले हैं, वहां हम शिवलिंग के सबूत मिले हैं, तांत्रिक प्रतिमा के, वृक्ष पूजा, वृषभ पूजा, जल पूजा, ये जो आज भी हिंदू करता है आम हिंदू, वो सारे सबूत वहां मिले हैं। तो वो धर्म था। और तत्व ज्ञान जो होता है, तत्व ज्ञान और धर्म एक्चुअली दोनों बातें अलग होती है। अच्छा। तत्व ज्ञान शायद ही धर्म से जुड़ा हुआ होता है। तत्वज्ञ किसी न किसी धर्म का होता है, ये बात सही है, मगर वो सेक्युलर होता है हो सके तो ऐसे तत्व ज्ञान की भी बहुत शाखाएं थी। तत्व ज्ञान की भी बहुत शाखाएं थी, वो एक साथ पली बड़ी हुआ धुआ ऐसा वो वैदिक धर्म भारत से आने से पहले था। अच्छा। वैदिक लोगों के पास तत्व ज्ञान था ही नहीं। उनका धर्म सिर्फ यज्ञ और उनके जो अमूर्त देवताएं हैं इंद्र वरुण वगैरह, उनको यज्ञ में आहुतियां देकर उनका पूजा पाठ करने का था। और आज भी वो धर्म भारत के लोग नहीं पालते। वो कौन करते हैं ये सब जानते हैं, वो सब करते हैं तो ब्राह्मण लोग ही करते हैं, वैदिक लोग ही करते हैं। और वो अधिकार भी उनको ही है ना? एग्जैक्टली। अधिकार भी उनको ही है। तो धर्म तो अलग ही हो गए। तो वो धर्म जो सिंधु काल से लेकर यानी कि आज से 7,000 साल पहले जो एस्टेब्लिश था, वो आज भी कायम होते हुए भी उसके ऊपर वैदिक प्रत्यारोपण होते हैं। फिर कैसे होते हैं? शिव को रुद्र के साथ जुड़ाने की कोशिश करो। ये बहुत स्ट्रांगली चल रहा है सर। आप ये अभी सोशल मीडिया में तो आपने जो अच्छा, वो मेरे लिस्ट में वो डिस्कशन में नहीं था, लेकिन अच्छा वो ये पॉइंट उठाया, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसके ऊपर बात कीजिए। देखिए रुद्र और शिव का कोई फर्क नहीं। रुद्र का पिता है, रुद्र 1 नहीं 11 है। वैदिक साहित्य को हमने देखा तो। और शिव तो एक ही, और वो अजन्मा है, उसको कोई माता पिता है नहीं, है ना? उसको कोई माता पिता नहीं है। शिव के कल्पना और उसके लिंग रूप में पूजा होती है, रुद्र के लिंग रूप में पूजा नहीं होती। और शिव के लिंग रूप में ही पूजा होती है। उसकी व्यक्ति की ऐसी शिव की आजकल चित्रकार और मूर्तिकार बना लेते हैं, वो बात ठीक है, पर पूजा जब होती है तब वो लिंग की ही होती है। तो ये आज भी बरकरार है और पूरे हिंदुस्तान में दक्षिण से लेकर उत्तर, नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक बरकरार है। मगर इन लोगों ने क्या किया? रुद्र के साथ जोड़ने की कोशिश की। राम का कोई संबंध नहीं वैदिकों के साथ। राम का जो समय, जो काव्य भी हो, जो भले वो असल में व्यक्ति हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो विवादास्पद है। महाभारत में असल में हुआ नहीं हुआ विवादास्पद है। वो काव्य भी अगर हो तो काव्य की जो मूल कथा जिस समय के ऊपर आधारित है वो वेद पूर्व काल है। नहीं तो पांडव एक लड़के के साथ शादी करते हैं, ये वैदिक प्रथा नहीं है। राइट। ये वैदिक प्रथा ही नहीं। और कृष्ण 16,000 नारियों को रखता है, ये भी वैदिक प्रथा नहीं है। संन्यास वेदों में है नहीं। अच्छा। संन्यास वैदिक धर्म में जिसको पुत्र नहीं है उसको स्वर्ग ही नहीं मिलता। अच्छा। इसलिए महाभारत में एक कथा आती है कि वो जरत्कारू नामक एक ऋषि था, उसके पुरखे ऐसे लटक रहे थे उल्टे। क्यों? क्योंकि उसने शादी नहीं की। अच्छा। तो वो स्वर्ग नहीं जा सकते। तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, यार तो शादी नहीं करेगा, पुत्र को जन्म नहीं देगा, तो मुझे ये संन्यास इन्होंने बाद में लिया कि कहां से? वो यहां से लिया। क्योंकि यहाँ शैव संस्कृति या मूर्ति प्रतिमा पूजकों की संस्कृति के साथ साथ बाद में और एक संस्कृति पैदा हुई थी वेदों से पहले। अच्छा। जिसे हम समण संस्कृति कहते हैं। अच्छा। जो समण संस्कृति से बौद्ध और जैन धर्म पैदा हुए। ये शायद से वो वर्ड को मैं नहीं समझ पाया, ये सांख्य या ये है या अलग? नहीं, ये समण का मतलब होता है कि जो, देखिए सिंधु कल्चर में ये था बहुत एकदम से वो समाजधनी था। अच्छा। वो व्यापारी समाज था, किसान समाज था, और जो जन कैपिटलिस्ट समाज था वो। ओके। तो कैपिटलिस्ट समाज में वर्ग तो बनती है आर्थिक स्थिति के आधार पर, और शोषण भी होता है, नहीं कहा तो भी। हम कोई पुरखों की मैं तारीफ नहीं करना चाहता, जो है वो है। तो ये जो विषमता पैदा हो जाती है फिर समाज में, तो विषमता का विरोध करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो जैसे कि जीसस क्राइस्ट या गौतम बुद्ध या महावीर क्यों पैदा हुए? वो उन्होंने इस विषमता को या अन्याय को या किसी को विरोध करने के लिए पैदा। तो ये समन कल्चर, जो लोग सबको समान मानने वाले जो लोग थे उनको समन कहते हैं। अच्छा। वो समन इज द ओरिजिनल वर्ड, ये प्राकृत वर्ड है वो, उसका आज हम समान कहते हैं। ओके। तो ये वर्ड हो गया। समन कल्चर
डेवलप इसलिए हुआ कि सिंधु संस्कृति में एक अमीर समाज था, तो वर्ग भी थे, कामगार वर्ग होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है तुलना में। तो ये जो विषमता देखकर कुछ जो विद्वान लोग थे तब समय के, उन्हें लगा कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत है, सब समान होने चाहिए। और सब धन इकट्ठा कर रहे हैं तो धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की चोरी भी मत करो। क्योंकि वो जब बहुत पैसा आता है तभी ये बातें समाज में बुरी बातें तभी आती है। तो इसका विरोध करने वाला जो वर्ग पैदा हुआ उसको हम समान कहते हैं, जो सबको समान मानते थे। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट एनिमल काइंड ऑल्सो। सब समान है, वृक्ष भी समान है, जीव जंतु भी सब समान है, ऐसे मानने वाला। तो ये विचारधारा है। तो उसमें भी लगभग 30-40 थॉट प्रोसेसेस थे अलग अलग। अज्ञानवाद भी था। एक वर्ग तो ऐसा कहता था कि ज्ञान लिया तो दुख ज्यादा बढ़ता है, ज्ञान से स्पर्धा आ जाती है, ज्ञान से गर्व होता है, और ऐसा होकर भी ज्ञान क्या है इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता, इसलिए अज्ञानी रहो। ये भी ज्ञान है, ये कहना भी ज्ञान है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मगर इसके 63 उपपंथ थे, सबसेक्ट्स। अज्ञानवाद के 67 सबसेक्ट्स थे। तो इसका मतलब कि विचारों की ये सब भरमार थी। कब? ये वैदिक लोग तक भारत में आए ही नहीं थे। ये आए कब? ईसा पूर्व 1200-1300 के दौरान कभी तो आए। उन्होंने पहले शूद्रों के राज्य में रहे, फिर कुरुपांचल में आ गए, और कुरुपांचल से फिर मगध में गए, और दूसरी सदी में, ईसा के बाद दूसरी सदी में साउथ इंडिया गए। तो इतना देर बाद गए। तो यहाँ का धर्म वेदों ने क्या, वेदों से जन्मा हुआ, ये कहना कितना गलत है ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, है ना? क्योंकि आज भी हम वही पुराना धर्म इस्तेमाल ये कर रहे हैं। जो फिलोसॉफी है भारत की, वो फिलोसॉफी से इनका कोई संबंध नहीं। ये तो धन मांगते हैं। इनकी जो ऋग्वेद की रुचाएं लो, सारी रुचाएं धन दो, गाय दो, बैल दो, इसके लिए है। मेरे दुश्मन का सफाया करो, हिंसा से भरे हैं। तो इन लोगों में अहिंसा कहां से? राइट। तो ये इनकी थी नहीं। बाद में यहाँ आने के बाद वैदिक धर्म ने कुछ बातें यहाँ से अडॉप्ट की। वैदिकों की कोई बात अडॉप्ट नहीं की गई। मगर गुप्त काल के दौरान इन लोगों ने क्या किया, राज सत्ता में जाने की कोशिश की। फिर तो फिर मंत्रिमंडल में या प्रशासन में गए और ग्रंथ लिखने लगे, और सारे यहाँ के जो प्राकृत ग्रंथ थे करप्ट कर दिया। तो ये कहना उनके तरफ से गलत हो गया कि दूसरों ने ग्रंथों को बिगाड़ दिया, क्योंकि यूजुअली ये सुनने को मिलता है कि तुम लोगों ने हमारे वेद को बिगाड़ दिया, तुम लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथ को बिगाड़। बट एक्चुअली देखा जाएगा तो मिश्रण उनके तरफ से किया गया है, उनकी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए। मैं एक ऋग्वेद की बात बताता हूँ जी। आज जो ऋग्वेद हमें मिलता है, आज जो उपलब्ध है जी, वो ऋग्वेद असली ऋग्वेद है ही नहीं। पहली बात। ये मैं अभी एक किताब लिखी है लैंग्वेजेस के ऊपर, तभी पता चली लिंग्विस्टिक्स के आधार पर। ऋग्वेद की भाषा 7 बार बदली गई है। 7 बार। पहले उसकी अवेस्ता के करीब थी, फिर अवेस्ता प्राकृत का मिश्रण है, फिर उसमें साउंड चेंजेस और वो संधि होते हैं ना, वो बदल होके आज के वेद है। इवन पाणिनि के सामने जो वेद थे, वो वेद और आज के वेद, इसमें भी कोई समानता नहीं है। तो वेदों को फिर बिगाड़ा किसने? पाणिनि ने बिगाड़ा, कात्यायन ने बिगाड़ा, किसने बिगाड़ा? इन्होंने बिगाड़ा नहीं, इन्होंने क्या किया, उसमें फेरफार करते चले गए। और यहाँ के लोगों को अपने लगे इसलिए, क्योंकि ये धर्म में जैसा कि मैंने बाहर बना था, तो यहाँ के लोगों को लगे कि चलो हम भी आपकी ये है, तो फिर रुद्र को शिव के साथ प्रस्थापित करो, विष्णु को राम के साथ ले जाओ, कृष्ण के साथ ले जाओ, क्योंकि वो यहाँ के बहुत मान्यता प्राप्त हीरोज थे। दे वर फोक हीरोज। ओके, इन्होंने उनको अवतार बना दिया, भगवान बना दिया। और आज क्या हो रहा है उसकी वजह से हम देखा है अभी 20 साल से। तो ये विकृति हो गई। तो जरूरी ये किताब की इसलिए थी कि अगर असलियत लोगों को पता ना चले कि हमारा बौद्धिक और मानसिक नुकसान क्या हो रहा है, हमारी मान्यताएं गलत कैसे हो रही है, हम हमारी समझ में जो कल्चर है और असली कल्चर में क्या फर्क है, एग्जैक्टली ये दिखाना बहुत बहुत आवश्यक था। ये मैंने कर्तव्य समझा और ये दिखा। और मैं
जैसे हम ये रिकॉर्डिंग से पहले बात भी कर रहे थे आपसे, आपने एक पॉइंट भी कहा, अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो इसका सीधा प्रभाव अगले जनरेशन में बच्चों में पड़ सकता है, जो इतिहास नहीं है वो इतिहास समझ के वो पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वाकई में आपका ये जो रिसर्च है, आई होप पर्सनली कि काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचे और वो लोग जाने कि क्या है रियलिटी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, माफ़ी चाहूँगा बहुत ज़्यादा समय ले लिया आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी क्लियरली पता तो चल गया कि ये ऋग्वेदा का थोड़ा बहुत कनेक्शन हमको अवेस्ता के साथ मिल रहा है, किस प्रकार का सिविलाइजेशन का हिस्ट्री था, तो ये बढ़ा कैसे भारत में, कैसे ये वैदिक रिलीजन फैला कैसे भारत में? ऐसा हो गया, वेद व्यास ने जो एक मिथिकल स्टोरी है, अच्छा, वेद व्यास ने जो विलुप्त हुआ था वेद, ऋग्वेद वो जमा किया, हाँ, 27 शिष्य बनाए, अच्छा, और उनको वो वेद राशि दे दी और वो प्रचार के लिए बाहर पड़ गए। पहले उन्होंने नॉर्थ में फैलाया, ओके, फिर अगस्ती वाज द फर्स्ट मिशनरी ऑफ वैदिक रिलीजन इन साउथ इंडिया। ओके, सो वैदिक रिलीजन के मिशनरी थे उस टाइम? ये मिशनरी थे। ओके, तो मिशनरीज को आजकल कुछ लोग बहुत, जो लोग विरोध करते हैं, हाँ, हाँ, है ना, आरएसएस कितना विरोध करते हैं आप जानते हैं। राइट। तो पहले मिशनरी अगर भारत में आए तो ये वैदिक मिशनरीज आए, जिसे हम धर्म प्रचारक कहेंगे, धर्म प्रचारक कहेंगे, धर्म प्रचारक कहेंगे। और उन्होंने क्या किया, समाज में जाके जो लोग, यानी यहाँ के भी पुजारी थे ही ना, यहाँ के भी विद्वान थे, राइट, तो उन्हें आकर्षण क्या पड़ा कि ये जो यज्ञ का, जैसे कि मैंने कहा आपको कि हिंदू धर्म में ये व्यक्तिगत धर्म है जी, जबकि यज्ञ जो धर्म जो है वो सामूहिक है, क्योंकि यज्ञ होता है वो समूह से होता है। हो सकता है। तो सामूहिक यज्ञ कांड किया और उसमें गूढ़ आकर्षण भी था, एक मिस्टिकल फैटल अट्रैक्शन कहेंगे आप, तो अट्रैक्शन भी आ जाता है, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें गलत भी नहीं कहूंगा। तो जो लोगों को अच्छा लगा वो लोग उस धर्म में चले गए। लगभग पहली दूसरी सदी तक एक कन्वर्जन की प्रोसेस ओके चल रही थी। फिर यही लोग उनको कोई तो गोत्र दे देते थे, कोई तो मानदंड वगैरह वगैरह शाखा का बना लेते थे। अच्छा, वेदों की शाखाएं, बहुत शाखाएं उनकी, अच्छा, उसका बना लेते थे और वो कन्वर्जन हो जाता था। और गुप्त काल में कन्वर्जन बंद हुआ, मगर घुरिये नाम के एक बहुत बड़े समाज शास्त्रज्ञ हैं जिन्होंने 700-800 ताम्रपटों का स्टडी करके सिद्धांत लिखा है कि बोगस वैदिक भी बहुत ज्यादा हो गए, अच्छा, बोगस गोत्र के, हाँ, कि जो एक्चुअल वैदिक थे नहीं, ऐसे भी है। और वो आज तक चल रहा है, वो आज तक वो खुद को ओरिजिनली समझते हैं। तो ये करप्ट, एक ढंग से एक करप्ट रिलीजन है, और वही आज ओरिजिनल कहलाने की कोशिश जब करता है तब अजूबा होता है, अजीब लगता है। तो एग्जैक्ट। सो ये एक पूरा प्रोसेस था, ऐसा नहीं कि झटके से कुछ हुआ, स्लोली एक लंबा प्रोसेस, आज हम उस मुकाम में पहुंचे जिसका इफेक्ट देख पा रहे हैं। देखिए 10वीं सदी तक वो सफल नहीं हुए इतने। अच्छा, 10वीं ईडी वो आए ईसा पूर्व 1200-1300 में, तो लगभग उनको 2300 साल कम से कम लगे यहाँ अपना अस्तित्व फैलाने में और अपना महत्ता ठसाने में, है ना। वो एक झटके में तो होता नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि इनको विरोध भी बहुत हुआ, एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा विरोध हुआ वैदिक धर्म को। ऐसी बात नहीं है कि आसानी से नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता ना। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हुए बगैर, मगर ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट वैदिक लिटरेचर से गायब है, मगर जो प्राकृत साहित्य है उसमें वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। इवन अपनी जो पुरा कथाएं है जिसमें हम सूर असुर संघर्ष कहते हैं, अच्छा, ये सूर असुर संघर्ष है, जो संघर्ष एक्चुअली इधर मिथकात्मक लिया गया है, मिथिकल बनाया गया है, बट इट इज अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। इट वाज, उन्होंने खुद को बहुत अच्छा समझ लिया, देव समझ लिया, ये बात अलग है। असुरों को बुरा समझ लिया, वो बात अलग है, मगर सब जगह तो असुर जीत रहे हैं, है ना। असुरों को हराने के लिए इनको इंद्र की तपस्या करो, विष्णु की तपस्या करो, ब्रह्मा की तपस्या करो, तपस्या के बगैर तो ये कभी असुरों को हरा नहीं पाए। राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट था, इन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया करके कभी ना कभी उनके ऊपर ये कर लिया है, मगर उसके लिए समय कितना लगा होगा। एब्सोल्युटली, इसलिए कहते हैं ना ये असुर 10,000 साल जिया, इसका मतलब समझना कि काफी समय तक असुर ने अपनी महत्ता टिका के रखे, वो हारे नहीं थे। एग्जैक्टली। सो
बहुत ही एनरिचिंग डिस्कशन रहा ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस बातें करते ही जाऊं, आपसे सुनते ही जाऊं, लेकिन फिर भी जो है एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस रिसर्च के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे पता नहीं कि ये किताब अभी फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, इन स्टॉक है, लेकिन कोशिश करेंगे हमारे तरफ से अवेलेबल करवाने की। तो लीजिए, एक अनबायस्ड तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और जब भी हिस्ट्री की बात आती है, हिस्ट्री को कोई छुपा नहीं सकता है। और मैं आपको इंकरेज भी करूंगा कि आप भी इवैल्यूएट कीजिए। अगर आपके पास भी कंसर्न्स वगैरह है, क्वेश्चंस वगैरह हैं, खुलकर उसको खुले दिमाग से देखिए, ना कि एक पॉलिटिकल नजरिए से, एक रिलीजियस नजरिए से। सो कंक्लूड करने के लिए, समाप्त करने के लिए बस कुछ कंक्लूडिंग सजेशन या फिर कुछ एडवाइस आप दर्शकों को देना चाहेंगे एक हिस्टोरियन, एक ऑथर के पर्सपेक्टिव से? भाइयों, एक बात हमें बराबर ध्यान में रखनी चाहिए कि झूठे इतिहास से या झूठे कल्चरल हिस्ट्री से आज का समाज अच्छा नहीं बन सकता। आज अगर हमारे समाज में सोशल कल्चरल समस्याएं हैं तो उसका कारण यही है कि हमें हमारी हिस्ट्री ठीक से मालूम नहीं, और जो भी हिस्ट्री हमारे सामने आती है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमें साफ नजरिए से, अपने विवेक से, लॉजिक से कल्चरल और हिस्टोरिकल बातों की तरफ देखना चाहिए। और हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं वो किसी भी प्रभाव में आए बगैर अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी पुश्त अगर हमें बनानी है आगे की आने वाली, तो हमें ही बदलना होगा। हमें इतिहास को ठीक नजरिए से देखना होगा, और हम अगर नहीं देखेंगे तो नुकसान हमारा है। और ये नुकसान, वित्तीय नुकसान तो आज का कल आप उससे उभर सकते हो, मगर जो कल्चरल हानि जो है उससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते, उभर नहीं सकते। और जो कल्चरली गुलाम हो जाता है वो सबसे बुरा गुलाम होता है। उससे बुरी गुलामी कोई है नहीं। आप गुलाम मत बनिए और आप किसी के राजा भी मत बनिए। हम इंसान को इंसान की तरह देखेंगे, किसी का द्वेष नहीं करेंगे, मगर जो सच्चाई है हम सच्चाई का ही साथ देंगे, यही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर आपके समय के लिए। अगर समय मिले तो भविष्य में एक बार फिर से आपके साथ और मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके रिसर्च के लिए। लगातार ऐसे करते रहिए, हमारी दुआ रहेगी, हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपके रिसर्च में आपको जो जो सुविधाएं जरूरत पड़ती हैं वो समय अनुसार मिलते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों। एक बार फिर से आपने इस डिस्कशन को बहुत ही ध्यान से सुना। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लोगों तक सच्चाई को पहुंचाइए, ताकि हम लोगों के बीच में एक ऐसा साइंटिफिक टेम्पर बनाएं कि चीज़ों को इमोशंस के साथ नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर देकर एक अच्छे समाज की ओर चलें, एक भाईचारा की ओर चलें और साथ में मिलकर भारत को हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।